अजीत डोभाल, ये नाम सुनते ही ना दिमाग में जासूसी, सीक्रेट ऑपरेशंस और राष्ट्रीय सुरक्षा की तस्वीरें घूमने लगती हैं। पर ये सिर्फ एक नाम नहीं है। ये भारत की इंटेलिजेंस की दुनिया का कह सकते हैं एक जीता जागता रहस्य है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो गुमनामी के अंधेरों से निकलकर सीधा सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों तक पहुंचा। एक ऐसी जिंदगी जो सही में किसी भी जासूसी नॉवेल या फिल्म को पीछे छोड़ दे। तो सवाल उठता है कि क्या अजीत डोभाल ही हैं भारत के असली जेम्स बॉन्ड? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें उनके सफर की बिल्कुल शुरुआत में चलना होगा। देखिए, हर लीजेंड की एक शुरुआत होती है और डोभाल के मामले में ये शुरुआत ही कुछ ऐसी थी जिसने उनके आने वाले कल की कहानी लिख दी थी। तो 1945 में जन्मे डोभाल ने सिर्फ 22 साल की उम्र में अपने पहले ही अटेम्प्ट में सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक कर लिया। ये उनकी तेज बुद्धि और इरादों का पहला सबूत था। पर यकीन मानिए, ये तो बस एक छोटी सी झलक थी कि वो आगे क्या क्या करने वाले थे। उस वक्त केरल जल रहा था। थलासरी में धार्मिक दंगे इतने बेकाबू हो चुके थे कि पुलिस फोर्स भी अंदर जाने से डर रही थी। शहर आग की लपटों में था और ऐसे में एक बिल्कुल यंग अफसर को इस आग को बुझाने के लिए भेजा गया। तो डोभाल ने क्या किया? उन्होंने लाठी या गोली का सहारा नहीं लिया। नहीं, उन्होंने अपने सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल किया, अपना दिमाग। उन्होंने पहले इंटेलिजेंस जुटाई, पता लगाया कि दोनों तरफ के असली लीडर कौन है और उनसे जाके सीधे बात की। सिर्फ एक हफ्ते में, बिना किसी हिंसा के, दंगे खत्म। उनके इस बिल्कुल हट के तरीके ने दिल्ली में बैठे बड़े बड़े लोगों का ध्यान खींचा और बस यहीं से उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो का सीधा टिकट मिल गया। केरल की कामयाबी के बाद डोभाल को भारत के सबसे अशांत इलाकों में से एक नॉर्थ ईस्ट में भेजा गया और कह सकते हैं कि उनकी असली परीक्षा यहीं होनी थी। मिजोरम में एक बड़ी समस्या थी। सेना विद्रोह को कुचल नहीं पा रही थी क्योंकि विद्रोहियों को वहां के लोकल लोगों का पूरा सपोर्ट था। ये एक ऐसी जंग थी जिसे सिर्फ बंदूक और गोलियों से नहीं जीता जा सकता था। तो फिर इसे कैसे जीता जाए? यहीं पर डोभाल ने एक ऐसा प्लान बनाया जो हैरान कर देने वाला था। वो विद्रोहियों के बीच घुस गए, उनके टॉप कमांडरों का भरोसा जीता और फिर एक एक करके उनमें से 6 कमांडरों को अपने लीडर के खिलाफ कर दिया। ये हथियारों की नहीं बल्कि दिमाग की जीत थी, एक साइकोलॉजिकल जीत। डोभाल की स्ट्रैटेजी इतनी परफेक्ट थी कि विद्रोही नेता लाल डेंगा को भी हार माननी पड़ी। उन्होंने खुद कहा था, इस अजीत डोभाल ने मेरे 6 कमांडर छीन लिए, मेरे पास कोई और चारा ही नहीं बचा था। फिर बात आई सिक्किम की। यहाँ लड़ाई बिल्कुल अलग थी। यहाँ डोभाल ने CIA समर्थित रानी को मात देकर सिक्किम के भारत में शांतिपूर्ण विलय का रास्ता साफ कर दिया। और अब हम डोभाल के करियर के उस चैप्टर पर आते हैं जो सीधा किसी स्पाई फिल्म से निकला हुआ लगता है। ये वो वक्त था जब वो पाकिस्तान में एक अंडरकवर जासूस थे। पूरे 7 साल। जरा सोचिए, इतने लंबे समय तक दुश्मन देश में अपनी असली पहचान छिपाकर रहना, ये कोई मामूली बात नहीं थी। और उनका मिशन था पाकिस्तान के सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में इंटेलिजेंस इकट्ठा करना। एक ऐसा मिशन जिस पर भारत की सुरक्षा टिकी हुई थी। आप सोच कर देखिए, एक भारतीय जासूस जो कभी भिखारी बनकर किसी टॉप सीक्रेट लैब के बाहर बैठा है, तो कभी एक आम पाकिस्तानी बनकर बाजारों में घूम रहा है। हर पल, हर सांस के साथ पकड़े जाने का खतरा, हर पल मौत का साया। और ऐसे कई मौके आए जब वो बाल बाल बचे। एक बार तो किसी ने उनके कान में हिंदू रीति रिवाज से हुए छेद पर सवाल उठा दिया। एक और बार तो उनकी नकली दाढ़ी ही गिरने वाली थी। एक छोटी सी चूक और सब कुछ खत्म हो सकता था। पाकिस्तान से लौटने के बाद डोभाल के सामने एक ऐसी चुनौती आई जो उनके करियर का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हुई, ऑपरेशन ब्लैक थंडर। देखिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार और ब्लैक थंडर में जमीन आसमान का फर्क था। ब्लू स्टार में सेना ने सीधी कार्रवाई की जिसमें भारी नुकसान हुआ। वहीं ब्लैक थंडर में डोभाल ने अपनी इंटेलिजेंस के दम पर बिना खून खराबे के आतंकवादियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सच में डोभाल पहले रिक्शा चालक बने, फिर एक पाकिस्तानी ISI एजेंट बनकर स्वर्ण मंदिर के अंदर गए, आतंकवादियों का भरोसा जीता और अंदर से ही उनके सरेंडर की पूरी कहानी लिख दी। तो एक टॉप फील्ड एजेंट से डोभाल सत्ता के शिखर तक, आखिर ये सफर कैसे तय हुआ? आइए अब उनकी रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी पर एक नजर डालते हैं।
रिटायर होने के बाद भी डोभाल चुप नहीं बैठे। उन्होंने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन नाम का एक थिंक टैंक बनाया, रिपोर्ट्स और सेमिनार्स के जरिए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को हवा दी और आखिरकार 2014 में वो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने। लेकिन देखिए, सत्ता के साथ विवाद भी आते हैं। डोभाल और उनके परिवार पर भी कई गंभीर आरोप लगे, जिन्होंने उनकी इमेज पर कई सवाल खड़े किए। हालांकि ये भी सच है कि एक मानहानि के मामले में एक बड़े विपक्षी नेता को अदालत में उनसे माफी मांगनी पड़ी थी, जिसके बाद उन आरोपों पर कुछ समय के लिए विराम लग गया। तो आखिर में सवाल वही है, कौन है असली अजीत डोभाल? एक शानदार रणनीतिकार या एक माहिर साजिशकर्ता? एक देशभक्त या सत्ता के एक बड़े खिलाड़ी? खैर, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं।